ठीक है बेटा, आप लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज। शुरू करें क्लास बेटा कि आवाज आ रही है आप लोगों को सबको? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करें आप लोग, ठीक है? तो आज हम जो कल से हमारा टॉपिक चल रहा था 18वीं शताब्दी के मध्य भारत, तो वो हम टॉपिक कर रहे थे। तो आज हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो बेसिकली हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट वे में आती है, न्यू टाइप के क्वेश्चन काफी बनते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। ये पार्ट और देखना, ठीक है? तो अब आपका मैंने एक लघुत्रात्मक क्वेश्चन करवा दिया था, आज भी कुछ न्यू टाइप क्वेश्चंस के ऊपर आपकी थोड़ी जानकारी दूंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बस यानी पूरा वो चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ लीजिए जो आपके हमेशा न्यू टाइप के तौर पर बड़ी काम आती है। इसी चैप्टर की है पर वो बड़ी काम आती है आपकी, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे चैप्टर बहुत से न्यू टाइप होते हैं जो आपके हमेशा यहाँ पर काम आएंगे। जो पहला है, पहला जो आप ना साथ में लिखते जा रहे हैं, लिखेंगे साथ में बेटा? यस या नो? आप लोगों को किसी के भी यस या नो का कोई आंसर नहीं आता। मैंने पिछले साल भी मैं खूब कहता था कि बेटा कुछ तो जवाब दिया करो अपने सामने, नहीं तो आप मुझे दिख भी नहीं रहे हैं, अगर लिखेंगे तो भी अच्छा है, कम से कम आप कुछ कहेंगे। वॉइस सही करो। ओके, वॉइस सही करें। वॉइस से बेटा अब सही है। अब क्या करें, यहाँ पे कॉलेज में काम चल रहा है, काम चलने के कारण और भी 10 तरह की चीजें आती हैं, आवाज आती है, तो उनका हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हम इसी आवाज के साथ चलना पड़ेगा। तो आपको कुछ देना, ठीक है? कोई इश्यू अब आ रही है? ठीक, हाँ। तो आज हम कुछ न्यूटन क्वेश्चन करते हैं। तो कौन न्यूटन क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, उसमें एक बहुत अच्छा नाम है, बहादुर शाह फर्स्ट। ये बेटा पहला शासक, उत्तर बंगाल का पहला शासक, ठीक है? तो ये उत्तर बंगाल का पहला शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद पहली बार गद्दी पे बैठा। तो हाँ बेटा, पूछिए बेटा क्या लिखा? हाँ बेटा निशा बोलिए। बेटा कुछ बोलने वाले हैं, बताइए। निशा बोलिए बोलिए आप। मैं चैट के पास ही खड़ा हूँ, आप बताइए तो बोले, जब काफी लंबी बात है। बोलिए बोलिए बेटा कि कुछ क्लियर नहीं आ रहा है बेटा, कुछ लिखा हुआ ही नहीं आ रहा है। आपने हाथ
खड़ा कर तो आपको पता है, तो ठीक है जैसे आएगा ना वो। तो इसका बहादुर शाह प्रथम या बहादुर शाह, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका औरंगजेब है, औरंगजेब जो है उसने भी बहादुर की उपाधि धारण कर रखी है, तो कई लोग इसे बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं, और जो बहादुर शाह वो सेकंड वाला तृतीय भी कहते हैं, वो वहां पे आपको ऐसा होगा, पर आप इसको बहादुर शाह मान लीजिए जो आपका औरंगजेब वाले गद्दी पे बैठा है, ठीक है, फर्स्ट मानेंगे बहादुर शाह। वो उपाधि है, पर्टिकुलर ये नेम है, उपाधि है, ये पर्टिकुलर नेम है। तो ये जो बहादुर शाह है, इसके लिए एक बात देखेंगे कि यह अंतिम मुगल शासक है जिसके बारे में कुछ कहा और लिखा जा सकता, यानी ये अंतिम शासक है मुगल काल का जिसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं, और इसके बाद के शासक के बारे में कुछ नहीं कह सकते। बहादुर शाह के समय जब हम देखेंगे कि लगभग, हालांकि दक्षिण भारत सब कुछ हो चुका था, परंतु उत्तर भारत के कुछ शासक अभी भी इसके अधीन थे, जैसे कि मराठा जो शिवाजी का पुत्र है, ठीक है, तो उसको साहू को स्वतंत्र करता है, यही करता है। अब महाराणा जो हमारे कह सकते हैं, महाराणा जो मेवाड़ के थे, उनके साथ में भी इसके अच्छे संबंध रहे। मारवाड़ जो कि औरंगजेब की मृत्यु तक के समय तक क्या रहा, एक खालसा भूमि रहा था, क्या रहा था, खालसा भूमि रहा, उस भूमि खालसा भूमि पर भी इनका कंट्रोल इन्होंने हटा लिया, और इन्होंने क्या किया, अजीत सिंह को उनका राज्य वापस कर दिया था। तो ये कुछ ऐसे, ये एक अंतिम व्यक्ति है जिसने राष्ट्र के साथ में, मराठों के साथ में मैत्री बनाई रखी, मैत्री बनाने का प्रयास किया था। जो राजपूत, जो मराठा औरंगजेब के विरुद्ध हो गए थे, उनके साथ मैत्री बहादुर शाह ने की, इसलिए इसे कहते हैं अंतिम मुगल शासक है जिसके बारे में कुछ लिखा जा सकता है। इसके बाद के जो शासक उनके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, और ना उनके बारे में हम कुछ कह सकते हैं। तो ये चीज बड़ी ध्यान रखिएगा। अगर आपका ये हो गया है तो हम आगे करें। इसलिए आपने ठीक है, तो अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन बनता है, तो कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं तो ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बनता है मोहम्मद शाह बनेगा, मोहम्मद शाह, ठीक है। इसके बारे में क्या लिखा मिलता है कि इसने ना अंतिम रूप से, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त कर दिया। औरंगजेब जो जजिया कर वापस लगा देता ना हिंदुओं पे, जो वापस का लगा था, उसको लास्ट और में किसने समाप्त किया था, मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया था। ये जरूर ध्यान रखिएगा आप इस चीज का, ये काफी कॉम्पिटिशन एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन भी आया है इस चीज का कि आखिरकार अंतिम को किसने समाप्त किया, इसको जजिया कर को, ये मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। अब किसी के समय, किसी के समय कहा जाता है मोहम्मद शाह रंगीला के समय संगीत वाद्य, संगीत वाद्य नर्तकों का स्वर्णकाल,
यानी संगीत वाद्य नर्तक जो भी, यानी कह सकते ना ऐशो आराम की जिंदगी, ऐशो आराम की जिंदगी बेटा इसने जी, खूब मजे किए हैं अपने बाप दादा को खूब बुलाया इसने। मोहम्मद शाह रंगीला की बात करते हैं, इसलिए नाम में मैंने क्या लिखा है, मोहम्मद शाह रंगीला। इसको रंगीला नाम इसीलिए मिला है क्योंकि ये हमेशा राग रागिनियों के अंतर्गत रहता, राग और रागिनियों के अंतर्गत ये कार्य करता, इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला का अपने आप हो गए। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। अब तीसरा जो आपका रिटर्न क्वेश्चन होता है वो बनता है नादिर शाह। कौन बनता है? नादिर शाह। आप लोग इस चीज को बड़ा ध्यान से देखेंगे, नादिर शाह कौन है? नादिर शाह एक आपके मध्य एशिया का आक्रांता है। जिस प्रकार से 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक तक तुर्कों और अरबों ने भारत पर आक्रमण किया है, उसके बाद में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। अब इसी पहल में आगे से लेकर आपकी 18वीं शताब्दी में नादिर शाह आक्रमण करता है, और नादिर शाह भारत पर आक्रमण कितने करता है? एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किए, कितने किए बताइए? आप लोग कुछ तो जुड़े हुए तो बताइए कि आखिरकार नादिर शाह ने भारत पर कितने आक्रमण किए? हाँ बेटा, यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जो कुछ सवालों के जवाब दे पाएगा? नादिर शाह ने भारत पर टोटल 60 बार भारत पर आक्रमण किया है। अब नादिर शाह का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा है? भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा है? आपको बताएगा इस बारे में? सेवनटीन 1739 कहां पर आक्रमण किया था इसने? 1739 में लेकर इसने पंजाब से लेकर दिल्ली तक आक्रमण किया और दिल्ली को खूब लूटा है, खूब लूटा इसने। और जब इसने 1739 में जो आक्रमण किया था, ये जो 1739 का इस ये जो आक्रमण है, जिस आक्रमण का यहाँ पर उल्लेख हो रहा है, इसकी जो वास्तविक तिथि है, इस आक्रमण की जो वास्तविक तिथि जो है आप देखेंगे 1738 से लेकर 39 पूरे लगभग एक साल तक ये भारत पर लूटा, पूरे एक साल यहाँ पर डेरा दिया। और ये वो समय है जब नादिर शाह ने सर्वाधिक कत्ले आम किया। अब हम होते ना कि मयूर सिंहासन। हाँ बेटा, ये कुछ बच्चा कुछ पूछना चाहता है, पूछिए बेटा। कल्पेश नेहरा, बोलिए बेटा, बताइए आप है ना। ठीक है, सर्वाधिक कत्लेआम यहाँ पे हुआ 1739 वाली। अब आपको इसका मैं कुछ बताता हूँ, इस आक्रमण पर थोड़ी सी डिटेल आपको स्टोरी सुना देता हूँ, क्योंकि फैक्ट तो आपको ये याद रखना है, फैक्ट तो आपको ये याद रखना है, पर इसके अलावा क्या जो हमारे काम होता है। तो बेटा इस समय ना एक हैदराबाद का निजाम था चिंगीज खान, इस युद्ध में था उस समय। और हालांकि वो दक्षिण में स्वतंत्र सत्ता अपना रखी थी उसने, परंतु वह मुगल दरबार की रक्षा के लिए आया।
और आया और उसने युद्ध में भाग लिया और वो मना भी लिया था कि अब तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम्हें हम जितना पैसा दे देंगे तुम जाओ। पर उस समय अवध के नवाब ने क्या किया, बात बिगाड़ दी, बोले अब तो कम मिल रहे हैं, आप आपको 20-30 लाख रुपए दे देगा, 60 लाख रुपए देगा, इतने में थोड़ी काम चलता है। आप क्या काम करो, दिल्ली पे आकर कर दो, वहां पे ना वो 2 करोड़ कम से कम मिलेंगे, 2 करोड़। अब देखो लुटेरे को आप, तो एक कहावत है, एक ना बिल्कुल इन्हें भेद मिले बिना ना कभी भी कोई चोरी नहीं हो सकती। आखिरकार ये आक्रमण चोरी करने आए, तो ये भेद शहादत खान ने दिया था कि तुम ना यहाँ पे कर क्या रहे हो, तो जाओ और आक्रमण करो। ठीक है, तो इन्होंने दिल्ली के लिए प्रोत्साहित किया शहादत खान ने, वो गया वहां पर, वहां जाके सब लूट लाट दिया, खजाना लूट लिया पूरा, और उसके 2 करोड़ पूरे नहीं। अब उसने बोला तुम 2 करोड़ बोल रहे हो, 2 करोड़ है तो नहीं यहाँ पे। अब उसने प्रेशर बनाया कि तू दे अब 2 करोड़, तो उसको इतना प्रेशर आ गया कि उसने क्या किया कि आत्महत्या कर ली। अवध के नवाब ने आत्महत्या कर ली। और इसी समय 1739 की वो तिथि आती है, 1738 में बताते हैं, तो वो उस डेट पे ना वहां पे हुआ ये कि जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली में आज भी अगर आपको घूमने गया हुआ ना दिल्ली, तो उसने वहां पर एक घूमने वाली जगह है खूनी दरवाजा, लाल किले के पास में ही है खूनी दरवाजा। वहां पर बेटा नादिर शाह ने सबसे ज्यादा कत्लेआम किया था। कहा जाता है उस दरवाजे खूनी दरवाजा इसलिए कहते हैं कि उसने लगातार खून की नदियां बहा दी वहां पर, क्योंकि वहां पे जब था तो किसी ने अफवाह उड़ा दी कि नादिर शाह तो मर गया, तो दिल्ली के लोगों ने क्या किया, जब मर गया ऐसा सुन लिया तो उन्होंने सैनिकों को मार दिया, कुछ सैनिक मर गए। अब सैनिक मर गए, अब नादिर शाह को आ गया गुस्सा, तो उसने आदेश जारी कर दिया कि तुमको कत्लेआम करो, तुम मार दो सबको। उसने इतना भयंकर कत्लेआम किया कि खून की नदियां बहती थी। इसलिए उसी दरवाजे के पास से वहां पे कत्लेआम काफी ज्यादा हुआ था, वहां पर खून की नदियां दिखती थी, इसलिए उस दरवाजे को खूनी दरवाजा आज भी नाम दिया, आज भी वो जगह दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय उसने सर्वाधिक कत्लेआम किया दिल्ली को लूटा है, और ये कोई समय है जब हमारे भारत का सिरमौर कोहिनूर हीरा जो तख्ते ताउस में लगा हुआ था, वो ले गया कौन, नादिर शाह। नादिर शाह अपने साथ ले गया, नादिर शाह को रोक के ले गया, क्योंकि लुटेरे हैं, भारत में जितना भी सामान हो जरूर लेकर जाएंगे। अब जो बच्चे हैं बड़े कर रहे थे और उसकी बात में कुछ बोला भी नहीं, अब देखिए क्या समाज लगा सब। थर्ड स्टूडेंट को छोड़ दिया, ये हो गया ना, इसके आगे करते हैं, तीन हो गया अब इसकी डेट क्या है, जब हमें किताब की डेट मिली ना, वो डेट 1761 में हुआ क्या है ऐसा। आपने बहुत सारे लोगों बेटा, मैंने तो उस टाइम से क्लास में आपको भी सुनाई थी, जाटों की अभी पानीपत की मूवी आई थी, उनके बारे में आपको शायद सब कुछ सुनाया था मैंने। है क्या कोई बच्चे ऐसे जिनको याद है? सो गए सारे। हेलो क्लास, बस यस या नो कुछ तो कहो। 1761 में पानीपत का युद्ध, इसकी समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना यही है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली को दुर्रानी यानी जिसको बोलते हैं युग का मोती, युग का मोती, ये नादिर शाह ने इसकी उपाधि दी थी, दुर्रानी इसकी उपाधि है अहमद शाह अब्दाली की, दुर्रानी। दुर्रानी के मोती है, किसका मोती है, युग का मोती है।
ऐसा आदमी पूरे युग में कभी नहीं हुआ है, और सच कहता हूं इस जैसा आदमी आज तक नहीं हुआ। आज तक इस जैसा आदमी नहीं हुआ है। पानीपत का तृतीय युद्ध इसके समय हुआ। कौन सा युद्ध हुआ है? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है। और पानीपत के तृतीय युद्ध में किससे लड़ने वाले कौन है? उसका नाम है सदाशिव भाऊ। बेटा अर्जुन कपूर बदकर नाम आता है, अर्जुन कपूर मूवी के अंदर है, पर यहाँ पर सदाशिव भाऊ भी है। ठीक है, तो सदाशिव भाऊ ने मराठा सेना का नेतृत्व किया, सेनापति था, उसने युद्ध लड़ा। अब आता है कि यहाँ पर सर सदाशिव भाऊ उस समय पेशवा था या राजा था, क्या था? बेटा सदाशिव भाऊ पेशवा का भाई है। ये जो सदाशिव भाऊ है ये कौन है? पेशवा का भाई, पेशवा का भाई है। अब ये बात आती है पेशवा का भाई है, इस समय पेशवा कौन है? क्वेश्चन आता ना, अगर ये पेशवा का भाई है तो पेशवा कौन है? तो पेशवा का नाम है बालाजी बाजीराव। ये उस समय पेशवा थे बालाजी बाजीराव। और इस तरीके से आपका ये बेसिक अहमद शाह अब्दाली से अहमद शाह हुआ है, सदाशिव भाऊ के साथ लड़ा गया। इसको दुर्योधन कहते हैं, युग का मोती बोला जाते थे, और इस समय पेशवा होते बालाजी बाजीराव। ठीक है, ये आपका बेसिक इससे क्वेश्चन बनता है, जो बनता है मैंने आपको लिखवा दिया है, आप देख लीजिए कैसे। हाँ बेटा इसे उतार लो आप। उतार लिया आपने? आगे चलते हैं, करें आगे साफ कर देते हैं। बेटा आप लोग यस या नो कुछ तो बोला, पिछले पिछली बार कितना आपको कितना मोटिवेट कर रहे हैं, वो बात की 3 बात है आपको। हाँ किसी का आया है, सुनील चौधरी का, सर जी वॉइस ऐसे ही आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा हेलो सुनील, बेटा ये आवाज ऐसी आ रही है, आप एक काम करें कानों में ईयरफोन लगा के सुने, क्योंकि अभी यहाँ पे काम चल रहा है, तो इसी कारण क्या है थोड़ी सी आवाज में और तरह के टेक्सचर भी मिलते जा रहे हैं, जैसे घिसाई हो रही है, लकड़ी का काम चल रहा है, तो सब तरह के काम कर रहे हैं, तो उसके कारण हो रहा है। थोड़े दिन की बात है, हो जाएगा। लिखा हुआ भी थोड़ा, लिखे हुए में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हेलो हाँ बेटा, लिखे हुए में दिक्कत थोड़ी ना आ रही है, कोई बच्चा जवाब देगा? यहाँ पे गार्ड थे बच्चे, ठीक है हम आए गए। आपके 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन करवाता हूँ। जो मैंने आज तक देखा है कि डबल लेवल जगह पे उसका लघुत्रात्मक क्वेश्चन भी बन जाता है, अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन बन जाता है, वो उस व्यक्ति का नाम है ब्रुक्सियर। क्या नाम है इसका? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर। अब फर्रुखसियर के बारे में आप खुद जानते हैं, इसने बस इसकी जीवन में एक प्रमुख घटना है, और उस घटना का नाम है दस्तक। अब ये कई बार के पूरा वर्ड लिख दिया जाता है, दस्तक क्या है, दस्तक से क्या होता है, दस्तक चीज क्या है, ये सब की सब अराउंड एक होने वाली चीज है। तो हमने पहली चीज से देखी कि दस्तक है, तो बेटा इस चीज का हम प्रॉपर्टी फर्रुखसियर ने दस्तक जारी किया था 1770। और किसी को इशू करें आगे? तो थोड़ा सा अपना अब थोड़ा फास्ट करते हैं कि
दस्तक कर देते फिर थोड़ा टॉपिक और शुरू करते हैं। दस्तक क्या है, ध्यान रखिएगा इसका कि दस्तक प्रदान किसने किया है, फर्रुखसियर ने। किसने प्रदान किया है, फर्रुखसियर ने प्रदान किया है। फर्रुखसियर मुगल बादशाह द्वारा, फर्रुखसियर मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार हेतु प्रदान किया गया आज्ञा पत्र। क्या बेटा ये मुक्त व्यापार हेतु प्रदान किया गया आज्ञा पत्र है, लेकिन ये एक कह सकते हो एक परमिशन लेटर है, एक परमिशन लेटर है। किसने दिया, फर्रुखसियर ने दिया। किसको दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। और किस लिए दिया, मुक्त व्यापार के लिए दिया। तीन चीज है दस्तक के बारे में ध्यान रखिएगा। दस्तक क्या है, फर्रुखसियर ने दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया, और इसलिए मुक्त व्यापार के लिए, मुक्त व्यापार के लिए यानी बिना किसी टैक्स को चुंगी दिए हुए, बिना कोई पैसा दिए आप व्यापार करो, मजे से रहो। ये सब ये प्रदान करने वाला कौन है, फर्रुखसियर है। और अंग्रेजों ने इसको प्रदान, इसको प्राप्त होने के बाद में उनका व्यापार बहुत ज्यादा तेजी से फैला। ठीक है, तो उन्होंने इसका मिसयूज किया, जो कि आगे जाके हम प्लास्टिक यूज के कारण में इससे पड़ेगी। ये वापस रिपीट होगा। तो अभी की बाकी है दस्तक क्या है, फर्रुखसियर मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार हेतु प्रदान किया गया आज्ञा पत्र है, आज्ञा पत्र। अब इसके बदले में क्या बोलते थे, 3000 रुपए देते थे बस सालाना, इनके 3000 रुपए इनसे लेते थे। और कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, बहुत कम है इसका, तो दो साइड एक दिन में देंगे। आप बेटा जानते हैं कि ये बताओ क्या, फर्रुखसियर पैदान हो गया, फर्रुखसियर के पेट का दर्द हो गया। अब होता ही है शराब शबाब उनके सब चलते रहते हैं, तो पेट में दर्द होने लग गया। तो पेट में ज्यादा दर्द होने लग गया ना, तो सही नहीं हुआ, तो सही नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि उन्हें बुलाया। अब इन्होंने बोला कि इन्होंने कोई दवाई पिलाई, पेट दर्द सही हो गया। अब पेट दर्द जैसे ही सही हुआ फर्रुखसियर का, बस फिर आगे पुत्र गाली बोला, तुझे मेरा मजाक करके तो जिंदा कर दिया, मैं मर जा। फिर ऐसा कुछ नहीं था, उसने अंग्रेजों पर विश्वास किया, और अंग्रेजों पर विश्वास करके उन्होंने इलाज किया, सही हो गया, सही होने के बाद उसने आगे पुत्र गाली। ये फर्रुखसियर का हमारे। अब यहाँ पर हमारा एक दो क्वेश्चन है कि यहाँ पर अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल नाम क्या बेटा, आप लोगों को जवाब चाहता हूं, आप लोग बताइए कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन है, बताएंगे आपको। यहाँ पे अभी इसमें एट प्रेजेंट 11 स्टूडेंट होते हैं, 11 स्टूडेंट्स में से कोई एक भी बताया कि आखिरकार अंतिम मुगल बादशाह का नाम क्या है। कोई डेट लिख पूछना बेटा, जफर, बिल्कुल सही बेटा, जफर उसका निकनेम है, इस नाम से तो शायरी करता था। इसका पूरा नाम है बहादुर शाह जफर। क्या नाम है, बहादुर शाह जफर।
और कब से कब तक था? 1857 ईस्वी तक। कब तक रहा ये भारत का मुगल बादशाह रहा? 1857 ईस्वी तक। ये आपका छठा क्वेश्चन है बेटा। वो लोग ने बोला कि सर जी वॉइस ये तो बोल दिए पहले, कोई और नहीं बोलता ना, क्योंकि एक दो बच्चे बात करते रहते कि हाँ सर सही है। हाँ बेटा, तो ये छठा क्वेश्चन, अंतिम मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह जफर। अब मैं आपको अगला कराऊंगा, इससे अगला एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद मैं आपका शुरू। तो सर वॉइस में एरर आ रहा है। हाँ बेटा, पीछे आपको टप टप की आवाज या फिर आपको ना कुछ घिसने की इनकी आवाज आ रही होगी, है ना? यस या नो? हेलो, अब आ रही है आवाज सही? बेटा आपसे पूछ रहा हूँ, अब आवाज सही आ रही है? अब वापस आवाज खराब आने लगी, ये काम के कारण आ रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन छठा हो गया, सातवां करते हैं। सातवां क्वेश्चन आपका कि आखिरकार, ठीक है, तो सातवां क्वेश्चन आता है अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला मुगल शासक, अंग्रेजों से संधि करने वाला, ये नहीं बोल रहा उसके अधीन हो रहा है, पर संधि, पहली बार संधि करने की बात किस मुगल शासक ने की है? उसका नाम बताएंगे? उसका नाम है शाह आलम। शाह आलम, ठीक है, इसका नाम बादशाह। अब इसने संधि कौन सी की है? तो शाह ने संधि की थी वो है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि की थी, कब की थी? 1764। 1765 में किससे हुई? अंग्रेजों से संधि हुई, इलाहाबाद की संधि हुई है और 1765 में संधि हुई है। शाह आलम पहला मुगल शासक है जिसने अंग्रेजों से संधि की है। पहले तो अनुमति देते थे अंग्रेज, अनुमति लेने के जाते थे, भाई हमें कुछ अनुमति दे दो, व्यापार कर ले, व्यापार कर ले। अब पहली बार मुगल बादशाह प्रेशर में आया और उसे अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी। वो शासक कौन है? शाह आलम। कब हुई? 1765 में। कौन सी संधि हुई है? इलाहाबाद की संधि हुई है। ठीक है, यहां तक हो गया। अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला मुगल शासक कौन है? शाह आलम। और कौन सी संधि है? इलाहाबाद की संधि है। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर शाह आलम का क्या रुतबा रह गया था। अब हम जितना हमें यानी क्वेश्चन थे मुगल बादशाहों से जुड़े हुए, वो लगभग लगभग हमने सारे कर लिए। एक भी ऐसा नहीं बचा है कि जिसमें से हमारे ऐसे क्वेश्चन आए कि हम मुगल बादशाहों से जुड़ा हुआ एक भी क्वेश्चन ना कर पाए। ये उत्तर मुगल बादशाह बेटा बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये इनके इतने नाम है कि हम रटते रह जाएंगे तो उनमें से कोई मतलब नहीं है। जैसे आपका कुछ नाम मैं आपको गिनाता हूँ, बहादुर शाह हुआ, जहांगीर शाह हुआ, रफीउद्दौला हुआ, रफीउद्दर्जात हुआ, नसीरुद्दौला हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला हुआ, फरूख सियर हुआ, शाह आलम हुआ, बहादुर शाह जफर हुआ, और भी 5-7 लोग हैं, इनके नाम है, इनमें कोई जन्म मतलब की बात है नहीं। तो हम
अपना बस मुगल बादशाह जो थे, या कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के समय दिल्ली की क्या स्थिति है, दिल्ली उस समय कैसा था, वो हम पढ़ चुके हैं। दिल्ली की स्थिति हमारी कंप्लीट हो चुकी है कि दिल्ली कैसा था। अब हम पढ़ते हैं बंगाल। अब उस समय बंगाल राज्य कैसा था, एडिट डाल दीजिएगा, बंगाल राज्य कैसा है। बेटा आप लोग लिख रहे हैं, अब मुझे कुछ बच्चे जवाब दें कि आप लोगों को मैं जो बताते जा रहा हूं वो लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं, यस या नो। नहीं सर हम तो सारे लिखते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो ऐसे बोलेगा नहीं नहीं सर हम नहीं लिख रहे। हाँ यस सर बिल्कुल बेटा। और समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है बराबर बेटा? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। बंगाल, तो बंगाल ऐसी जगह है कि यस सर यस। अरे बेटा बेटा आप तो सारे जैसे उसके साथ आ रहे हैं। अब हम बंगाल कर लेते हैं, ठीक है बेटा। 18वीं शताब्दी की मध्य बात कर रहे हैं, तो हम पहले बंगाल करते हैं, बंगाल क्या बोल रहा है। तो सुनील चौधरी जी बोल रहे हैं कि कम ही आ रहा है सर वॉइस के कारण। बेटा वॉइस का मैं कुछ नहीं कर सकता, एक टाइम तक वॉइस आपको समझ में आती है, दूसरे टाइम में जैसे ही वहां से आवाज आएगी वो आपको वापस टक 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 इस बात भी आ जाएगी। तो उससे आप नहीं, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, पर क्या करें, ये जो काम है वो तो होना है। तो ये तो आपके लिए कर रहे हैं, जैसे कॉलेज खुले तो आपको कॉलेज बिल्कुल वेल मेंटेन मिले, बिल्कुल तैयार मिले, तो इसलिए करने जा रहा है कुछ दिनों के बाद से तो हम कहेंगे करके। अगर इस स्पीड देखते हैं, अगर स्पीड में नहीं हुआ तो मैं डेफिनेट, मैंने कल भी कहा था तो बोला कि सर थोड़ा काम काम कंप्लीट हो जाए, उसको मैंने ऐसे इशू नहीं है, ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा, कैच कॉम हो सकते हैं। हाँ बंगाल, तो पहली चीज बंगाल के बारे में करते हैं कि बंगाल भारत का सबसे समृद्ध उपजाऊ क्षेत्र है। भारत का सबसे समृद्ध व उपजाऊ क्षेत्र बंगाल का है। कौन सा है? बंगाल का है, जो कि क्या है, नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है। कृषि व्यापारिक केंद्र होने के कारण बंगाल का एक महत्वपूर्ण स्थान, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे आप कि मैंने जो चीज लिखवाई उसे आप देखिएगा। भारत का सबसे समृद्ध उपजाऊ उपजाऊ क्षेत्र बंगाल का है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये नदियों का सिंचित क्षेत्र, नदियों का सिंचित क्षेत्र है, और व्यापारिक केंद्र होने के कारण, व्यापारिक केंद्र होने के कारण यहाँ पे तो पास में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, नदियों का पानी यहाँ से सिंचित हो जाता है, प्लस यहाँ पे बंगाल की खाड़ी भी है, चीन और जो दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप है वहां के साथ इसको व्यापार भी होता है, इसके कारण ये बंगाल का एक महत्वपूर्ण स्थान, और ये हमेशा केंद्र बना रहा किसके लिए? हर व्यक्ति के लिए, चाहे वहां का सूबेदार रहा हो चाहे और कोई रहा हो, उनके लिए एक महत्वपूर्ण ये केंद्र बना रहा। बंगाल का इतना आपने लिख चुके हैं, बेटा आप लोग इतना लिख चुके हैं
हम्म